चलो शुरू करें बच्चों। लास्ट की 2 लेक्चर्स में हमने केडी के बारे में सुना, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। प्लीज इधर देखो, पहले आप लोगों को बताया कि डिवेंचर की जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह के डिवेंचर्स के लिए अलग अलग होती है। अगर डिवेंचर्स आपके रिडीमेबल है तो अलग फॉर्मूला, इरिडीमेबल है तो अलग। इरिडीमेबल है तो उसका कभी रिडम्पशन ही नहीं करना, तो ज़िंदगी भर ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज ही कॉस्ट है। तो फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स का लॉजिक कि इंटरेस्ट के ऊपर हमें क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे कि इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी और हर उस प्रकार के खर्चे जो इनकम टैक्स वाले अलाउड मानते हैं कि ये खर्चे हम आपको अपने बिजनेस करने के लिए अलाउ करते हैं, आप इन खर्चों को अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दो, तो जितने भी खर्चे इनकम टैक्स वाले अलाउ करेंगे वो खर्चे जो हमारे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट। तो सिर्फ इंटरेस्ट पे ही नहीं मिलता, और भी खर्चों पे मिलता है। इनफैक्ट कमाल की बात यह है कि इंटरेस्ट तो फिर भी कैश में पे करते हैं, डेप्रीसिएशन पे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है जो हम कैश में पे भी नहीं करते। अगर मैं इनकम टैक्स वालों को बोलूँ कि इस मेरी पूरे क्लासरूम में 10 लाख का फर्नीचर है और उसके ऊपर 1 लाख का डैप है 10%, तो इनकम टैक्स वाले 1 लाख का डैप अलाउ कर देंगे। अब मेरा प्रॉफिट अगर 15 लाख का हुआ तो 1 लाख का डैप मान के मेरे को टैक्स कितने पे देना है, 14 लाख। ये कितनी अच्छी बात है, कैश में भी कुछ देना नहीं पड़ रहा मुझे, और आके वो चेक भी नहीं करेंगे कि मेरे यहाँ वाकई में इतना फर्नीचर है, जो मैं बोलूँगा मान लेंगे, अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत बड़ा शक अराइज होने ना हो। ठीक है, नॉर्मली हमारे यहाँ 97% केसेस में जो आप डेटा देते हो इनकम टैक्स वाले वो मान लेते हैं। सर बताएंगे आपको, मुर्सा सर, सिर्फ 3% डेटा स्क्रूटनाइज होते हैं। 3% डेटा क्या होता है, स्क्रूटनाइज होता है, जिसमें वो क्रॉस चेक करते हैं कि ये सही है, गलत है, ये खर्चा अलाउड है, नहीं है। बाकी तो जो आप बोलो सब मान लेते हैं। ठीक है, फिर भी लोग इनकम टैक्स नहीं भरते, फिर भी लोग हमारे देश में 4% लोग ही रिटर्न भरते हैं, रिटर्न भी नहीं भरते। ठीक है, चलो, तो जो भी खर्चा होता है वो अलाउड होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन, पहला साल है तो नेट प्रोसीड और अपकमिंग ईयर है तो मार्केट प्राइस। नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस, इस तरीके से केडी निकलेगा। लेकिन यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब रिडीमेबल हो, क्योंकि जब रिडीमेबल होते हैं तो मैं आपसे जो पैसे लेता हूँ एक समय के बाद आपको लौटाता भी हूँ, और लौटाता हूँ ज़्यादा और लेता हूँ कम, तो वो दोनों का डिफरेंस भी क्या माना जाएगा, कॉस्ट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, कॉस्ट मानी जाएगी। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया आई 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, तो RV मतलब मैं तुम्हें रिडम्पशन पे 110 रुपये दूंगा, और नेट प्रोसीड आज मैंने तुमसे 90 रुपये लिए, मान लो आज 90 लिए मैंने तुमसे, डिस्काउंट पे दिए, और रिडीम किस पे करूँगा, प्रीमियम पे। डबल चोट, रिडीम तो किस पे करूँगा, प्रीमियम पे, और इशू किस पे करे, डिस्काउंट पे। तो ये जो 20 रुपये है ये भी कॉस्ट है कि नहीं है। और नंबर ऑफ ईयर अगर 10 है तो ये कॉस्ट 1 साल की नहीं है, 10 साल की है, तो 10 डिवाइड बाई 10 पर ईयर की कॉस्ट, और 20 डिवाइड बाई 10 पर ईयर की कॉस्ट हो गई 2 रुपये। एक सवाल मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ, कोई ना कोई आप में से पूछेगा, तो आज मैं ही रेस करके मैं ही आंसर भी बता देता हूँ। मतलब मुझे लगा था 1-2 दिन में शायद कोई पूछे ये सवाल, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि सर इंटरेस्ट के अंदर आपने 1 माइनस टैक्स किया, तो ये जो कॉस्ट आई 20 रुपये, इसको आपने 1 माइनस टैक्स क्यों नहीं किया, इस पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या। आज मैं तुमसे 120 रुपये, मैं तुमसे 90 रुपये लूँ और तुम्हें मैं रिटर्न में 110 रुपये दूँ, तो मैं तुम्हें 20 रुपये ज़्यादा दूँ, तो वो 20 रुपये को आप कॉस्ट मानोगे नहीं मानोगे। और मैं तुम्हें हर साल इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इसको कॉस्ट मानोगे नहीं मानोगे। तो जब इस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा, इसमें आपने 1 माइनस टैक्स क्यों नहीं किया। अब ये सवाल मैंने आपके दिमाग में डाला है, आंसर नहीं बताया अभी। ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। अब इसका कोई जवाब भी देना चाहेगा। सवाल समझ में आया कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, 1 माइनस टैक्स कर रहे हो, तो इसको 1 माइनस टैक्स क्यों नहीं कर रहे। कम पे हो रहा है तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अभी तो ज़्यादा पे ही हो रहा है, चल 110 पे ही हो रहा है रिडम्पशन, और मैं इशू में भी 90 ले रहा हूँ तेरे से, है ना। अब 20 रुपये को तू कॉस्ट मानेगा, अगर मैं कॉस्ट मान रहा हूँ तो वाई देयर इज नो टैक्स बेनिफिट। क्या मानते फेस वैल्यू पर, हाँ हाँ बोल। रिडीम जब प्रीमियम पे हो रहा है ना, हाँ, तो वो जो मतलब एसपीआर का पैसा रखना, एसपीआर तो इशू में आता है, रिडीम में एसपीआर थोड़ी आता है। रिडीम की तो तुमने कोई एंट्री पढ़ी नहीं है अभी तक। सर
ये पढ़ा है कि इशू करते वक्त प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाम से एक अकाउंट खुलता है, 12th क्लास में पढ़ा होगा। किस नाम से? SPR थोड़ी खुलता है सर, वो तो उसकी खुद की चॉइस है ना सर, वो चाहे तो फेस वैल्यू भी कर सकता है और उसको फंड की जरूरत है, तो वो तो खुद की मर्जी से कर रहा है ना सर। ये जैसे इंटरेस्ट है तो मैंडेटरी कोर्स का मतलब उसने अगर लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, पर वो जो डिस्काउंट पे इशू रिडीम कर रहा है तो उसकी मर्जी है ना सर, खुद की, ऐसे मैंडेटरी थोड़ी हो। मैंडेटरी नहीं, इसलिए टैक्स बेनिफिट नहीं ले रहे हैं अपन। गुड। और कोई? हाँ, जो इंटरेस्ट है तो प्रीमियम का आएगा ना, जो ये रिडक्शन जो प्रीमियम मिलता है वो अपन लॉस रिडक्शन अकाउंट में करते हैं, और वो जो लॉस है ना वो तो अपन तीन यूज कर सकते हैं, एक तो कैपिटल रिजर्व से, एक SPR से, और वो भी P&L से कर सकते हैं। बट अगर वो दोनों उससे हो हाँ। गए तो कर सकते हैं आगे। फिर अगर वो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो अगर वो P&L से कर रहे हैं तब ले लेंगे। इसे बिल्कुल सही बात बोली है। 12th में यही पढ़ाया जाता है कि जो लॉस ऑन इशू होता है, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, जो हमारा नुकसान होता है, उसे हम तीन चीज़ों से राइट ऑफ करते हैं, कैपिटल रिजर्व से, SPR से, फिर नहीं होता तो P&L से। तो अगर कैपिटल रिजर्व से या SPR से कर रहे हैं तो P&L में जा ही नहीं रहा, तो P&L का डिडक्शन कैसे मिलेगा इनकम टैक्स का। लेकिन अगर P&L से कर रहे हैं तो ले ले, तो भी नहीं लेंगे। रीज़न सिंपल सा कि ये इनकम टैक्स इसको अलावेबल एक्सपेंस नहीं मानता, और शायद रीज़न वही होगा जो ये दे रहा है, क्या कि भैया ये कोई मैंडेटरी पेमेंट थोड़ी है, आपकी मर्जी, आपको चुल है कि आप डिबेंचर 100 रुपये का 120 पे रिडीम करना चाहते हो, करो, 140 पे करो रिडीम, हमसे क्यों उसका एक्सपेंस डिडक्टिबल मान रहे हो। इनकम टैक्स वाले इसको अलावेबल एक्सपेंस नहीं मानते, और गहराई से फिर आपको मुर्सा सर PGBP में पढ़ाएंगे कि ये इनकम टैक्स में अलावेबल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इनकम टैक्स तो बिल्कुल पहले आ चुका है, इसमें कभी अलाउड भी था ये कुछ कंडीशंस के साथ, अभी जितना मुझे ज्ञान है ये अलाउड नहीं है। अगर ये अलाउड होता भी तो भी हमें यहाँ 1- टैक्स नहीं कर रहा, क्योंकि तो इनकम टैक्स के लॉ तो बार बार चेंज होते रहते हैं। इसके लिए तो कभी कोई लॉ आ ही नहीं सकता कि इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। ये तो 50 साल पहले भी अलाउड था, आज भी अलाउड है, और 50 साल बाद भी अलाउड ही रहेगा। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। बोलो, ये सब बातें हम लोगों ने कर ली थी, रिवीजन चल रहा है। फिर मैंने आप लोगों को एक बहुत 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 ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाया जिसका नाम है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमें दो रेट चाहिए होती है, एक ऐसी रेट जिससे हमारा इनफ्लो पॉजिटिव आए आउटफ्लो से, एक ऐसी रेट जिससे हमारा इनफ्लो नेगेटिव आए आउटफ्लो से। एक बार हमें दो रेट मिल जाएगी तो दोनों के बीच की रेट को IRR बोलते हैं। IRR वो रेट होती है जिससे इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है, जिससे इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू बराबर आती है। अब वो रेट निकालने के लिए हम मेथड यूज करते हैं ट्रायल एंड एरर। क्या मेथड यूज करते हैं? ठीक है, कोशिश करते रहो, ठीक है, उससे वो रेट मिल जाएगी। कल हमने 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, उसके पहले हमने 1-2 और क्वेश्चन किए थे। क्लियर है? अब बुक के क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 4.10 पे आओ। इस IRR मेथड को, हाँ, अब ये तो बताया नहीं कि IRR का इस चैप्टर में क्या रोल है, अब वो सुन लो। ये IRR हमने निकाली। अब जब भी हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालेंगे तो हमें इस डेब्ट से भी इनफ्लो होते हैं और इस डेब्ट से भी क्या होते हैं? दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कंपनी के। ये बाद में बना लेना बच्चों तुम। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आउटफ्लो भी दो लोगों के हिसाब से बताता हूं, एक तो इन्वेस्टर के हिसाब से और एक कंपनी के। दिव्यांश देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब तूने किसी कंपनी में निवेश किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, खरीदा तूने डिबेंचर रिलायंस का, तो हमारा दिव्यांश हो गया इन्वेस्टर और रिलायंस हो गई कंपनी। अब जब ये निवेश करेगा तो इसने 100 रुपये का बॉन्ड था, 80 रुपये में खरीदा, 80 में डिस्काउंट पे खरीदा, तो वो 80 रुपये हमारे दिव्यांश के लिए तो हो गया आउटफ्लो। हुआ कि नहीं हुआ? और हमारी कंपनी के लिए हो गया इनफ्लो। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब रिलायंस इसको हर साल ब्याज देगी, 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, जो भी ब्याज की रेट है, 10% है तो 10, 8 है तो 8, 10 रुपये ब्याज देगी। तो वो 10 रुपये हमारे दिव्यांश के लिए तो हो गया इनफ्लो और हमारी कंपनी के लिए हो गया आउटफ्लो। सीधी सी बात है। अब दिव्यांश को IRR थोड़ी निकालनी है, कंपनी को निकालनी है IRR।
किसको निकालनी है? ये चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी IRR कैसे निकालेगी? कंपनी ये देखेगी कि वो रेट जिससे ये सारे इनफ्लो बराबर आ जाए आउटफ्लो के। तो कंपनी का आउटफ्लो तो कितना है 80 और कंपनी का इनफ्लो कितना है 10, लेकिन वो 10 एक बार थोड़ी देना है, कंपनी को तो बार बार देना है ब्याज, हर साल देना है। मान लो 10 साल तक ब्याज देना है, तो 10 साल में 10 × 10 करूँ तो कितना हो जाएगा 100। लेकिन इसको ऐसे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाए मेरा भाई 80 हो जाए। 100 को थोड़ी करूँगा, 10 को करूँगा, क्योंकि हर साल कितने मिलेंगे 10। तो 10 को अगर 10 से ही कर दूंगा तो 100 ही आएगा, लेकिन 10 को एन्यूटी फैक्टर से करूंगा, एन्यूटी फैक्टर के लिए रेट चाहिए। तो ऐसी रेट जिससे 10 की डिस्काउंटिंग करूं तो वो एग्जैक्टली कितना आ जाए 80 आ जाए, उस रेट को IRR बोलते हैं। और यहां पे इस मेथड को नाम दिया गया है यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो अब देखो KD की पूरी पिक्चर को समझे तो अगर इररिडीमेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, I1 माइनस टैक्स अपॉन NP या मार्केट प्राइस। लेकिन अगर रिडीमेबल है तो दो बातें हो जाएंगी, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना है कि यील्ड टू मैच्योरिटी यूज करना। अप्रोक्सीमेशन में फॉर्मूला तुम्हें याद है, I1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू। लेकिन यील्ड टू मैच्योरिटी है तो बाय IRR, कैलकुलेटिंग IRR। और IRR मतलब कैश इनफ्लो मस्ट बी इक्वल टू कैश, और उसके लिए चाहिए दो रेट, और वो दो रेट निकलेगी ट्रायल एंड एरर से। ट्रायल एंड एरर में लगेगा पहले लोएस्ट रेट P1 माइनस P0, P1 माइनस P2 इंटू 100। इस मेथड को इस चैप्टर में नाम दिया गया है, सॉरी, हाईएस्ट, और इस मेथड को नाम दिया गया है यील्ड टू मैच्योरिटी। समझ गए? तो अब मेरी बात सुनो, कंपनी आपको हर साल 10 रुपए का ब्याज दे रही है, तो कंपनी के लिए तो इनफ्लो हुआ, और कंपनी ने आउटफ्लो हुआ, सॉरी, तो आउटफ्लो की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। और आज आपने कंपनी को 80 रुपए दे दिए, तो 80 रुपए की आज तो वैल्यू 80 है, तो 80 की डिस्काउंटिंग नहीं करनी, 80 को तो 80 लेके चलना है। ये इनफ्लो है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए क्या है? ये इनफ्लो है। इसको मैं इन्वेस्टर के हिसाब से भी समझा सकता था, तो वो आपके लिए उल्टा हो जाएगा। वो 80 रुपए आपके लिए क्या बन जाएगा? आउटफ्लो बन जाएगा, और जो 10-10 रुपए में हर साल दूंगा वो आपके लिए इनफ्लो बन जाएगा। किसी भी नजरिए से सोचो, हार्डली मैटर्स, बस ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों बराबर आने चाहिए, और उसके लिए एक रेट चाहिए, और वो रेट हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही होगा। लेकिन अब मैंने तुम्हें कहा था कि नॉर्मल अगर IRR का क्वेश्चन आए किसी और चैप्टर में और इस चैप्टर में आए तो इजी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी आपको 10% से ब्याज दे रही है, या 12% से ब्याज दे रही है, या 14% से ब्याज दे रही है, तो एक रेट तो वही ले लो 12% 14%, क्योंकि वो उसके आसपास ही होगा। कंपनी को जितना एक्सपेक्टेशन है आपके अमाउंट से कमाने की, उतना ही तो ब्याज देगी, या उससे थोड़ा कम देगी, उससे ज़्यादा देगी भी नहीं, तो उससे थोड़ा कम देगी। तो एक आइडिया तो आपको ब्याज से लग ही जाएगा। एक पहली रेट तो हमेशा वही लेना जो ब्याज की रेट है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। लेकिन दूसरे कोई चैप्टर में आए तो वहाँ कोई रेट वेट होगी नहीं, तो वहाँ पे तो आपको रैंडमली ही रेट्स लेनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने कहा था कि इस चैप्टर में अगर IRR आया, सुन लो, इस चैप्टर में अगर IRR आया तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमें एक रेट का आइडिया लग जाएगा। और जब हमें यील्ड टू मैच्योरिटी से पूछे तो हम ये वाले से भी रेट निकाल लो कैलकुलेटर पे। इससे रेट आई 12%, तो 12 ही आएगी, इसके अंदर आसपास ही आती है 12-14 बस। तो हमेशा इस चैप्टर में जब भी दो रेट लेने का नाटक आए तो पहली रेट सुन लो, तुक्के में मत लेना, या तो जो डिवेंचर की इंटरेस्ट की रेट है वो लेना, या इस फॉर्मूले से जो अप्रोक्सीमेशन रेट निकलती है वो लेना, क्योंकि तुम्हारी IRR उसी के इर्द गिर्द आएगी। तो यहाँ इस चैप्टर में एक हेल्प मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन कैपिटल बजटिंग, वहाँ पे आएगा, वहाँ कोई हेल्प नहीं मिलेगी। वहाँ पे तो ये बोलेगा एक बंदा है, उसे 10 लाख की मशीन खरीदनी है ना, और उसको इन्फ्लो आएगा 3-3 लाख का 5 साल तक, तो 3 लाख 15 लाख हो जाएंगे, और मशीन कितने की है? 10 लाख की। IRR निकालो। अब यहाँ कोई रेट थी, हमें कोई अंदाजा लगा क्या लेना चाहिए, तो यहाँ तो तुक्के में ही लेनी पड़ेगी। तुक्के में भी नहीं, वहाँ पे भी मैंने एक तरीका बता दिया उस दिन तुम्हें कि 15 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो, 5 लाख का रिटर्न है। 5 लाख का रिटर्न कितने पे है? 10 लाख लगाने पे, तो आपका ओवरऑल रिटर्न 50% रिटर्न 5 साल में, तो डिवाइड बाय 5,
10% एवरेज आ गया, तो आप एवरेज कितनी ले लो, पहली रेट 10। कल बताई दी ये बात। शुरू करूं बच्चों, इस मेथड का नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, इसको उतारो जल्दी से 2 मिनट, और इसमें वो वाला चार्ट भी बनाओ यील्ड टू मैच्योरिटी में। क्या कि सुनो इधर, यहाँ पे जो है वो इनफ्लो इन्वेस्टर के हिसाब से तो होगा इंटरेस्ट, और कंपनी के लिए इनफ्लो होगा इशू प्राइस। बेटा एक मिनट बस, ये लास्ट चीज और देख लो, समझ में आ रही है तुम्हें। इनफ्लो इन्वेस्टर के लिए तो इनफ्लो क्या है, इंटरेस्ट, क्योंकि उसे हर साल क्या मिलेगा, ब्याज। कंपनी के लिए इनफ्लो क्या है, इशू प्राइस, जो पैसे आप दोगे बस। और आउटफ्लो इन्वेस्टर के लिए क्या है, इशू प्राइस, क्योंकि इन्वेस्टर तो आपको इशू प्राइस देगा। लेकिन आउटफ्लो कंपनी के लिए क्या है, ब्याज, क्योंकि कंपनी हर साल क्या देगी, ब्याज। तो जो मेरा इनफ्लो है वो इन्वेस्टर का आउटफ्लो बन जाएगा, जो मेरा आउटफ्लो है वो इन्वेस्टर का इनफ्लो बन जाएगा। हमें ये चैप्टर किसके हिसाब से पढ़ना है, कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी का आउटफ्लो है ब्याज, और कंपनी का इनफ्लो है इशू प्राइस। 1 मिनट, इसको जल्दी उतारो फटाफट। मैं अब इधर देखना प्लीज। बे यार ये सामने वाली लाइट बंद कर दो ना यार। खुशी बेटा वो वाली लाइट बंद कर दे यार। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग 3 तक कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक कर चुके हैं। 3 के नीचे पेज नंबर 4.10 पे, प्लीज बात मत करो, 4.10 पे एक एग्जाम, पहले यील्ड टू मैच्योरिटी का इंट्रो दे रखा है, तो 2 दिन से वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या होता है, क्या इनफ्लो होता है, क्या आउटफ्लो होता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले पेज पे आ जाओ, एग्जाम्पल 2 करके दे रखा है। एग्जाम्पल 2 में बोला है एक कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं। कितने डिवेंचर इशू करे हैं, 10,000 डिवेंचर। एक डिवेंचर 100 रुपए का है, 100 रुपए का, कितने का, और इस पे इंटरेस्ट की रेट कितनी है, तो आपका आइडिया लग जाना चाहिए कि 10% ही हमारी पहली रेट होगी। तो हम इसमें जो IRR लेंगे वो इसके आसपास ही लेंगे। नेक्स्ट, कंपनी ने इशू करे हैं 23 में और मैच्योर होंगे 28 में। बच्चों 23 में इशू करे हैं, मैच्योर कब होंगे, कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट इफ मार्केट प्राइस इज 80। मतलब आज अगर मैं इशू करूं इसको, तो मेरा इशू प्राइस या मार्केट प्राइस कितना होगा, 80 होगा। आज मैं दूं अगर मार्केट में तो कितना होगा, लेकिन जब मैं इसको रिडीम करूंगा तो इसका रिडम्पशन वैल्यू कितना होगा, 100, क्योंकि रिडीम 5 साल बाद करना है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 ईयर। पहले भी क्लासों में बोला है, 12th क्लास में भी बहुत बार तुमने सुना होगा, मैंने भी बोला है कि डिबेंचर के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो फेस वैल्यू भी 100 है, रिडीम वैल्यू भी 100 है। क्योंकि आज एक बात बताओ, आपने मेरी कंपनी में निवेश किया, 100 रुपये की चीज़ है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं 100 तो वापस दूंगा ना तुम्हें, या तो बोल दूंगा कि रिडम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे या किसी और प्राइस पे। नहीं बोल रहा हूं तो 100 तो वापस दूंगा ना, तो रिडम्पशन प्राइस कितनी होगी, 100 ही होगी। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 100। प्लीज बराबर बराबर सुनते चलना। अब आगे क्या बोला है, बस खत्म। टैक्स रेट आपको 35% दी है। टैक्स कितनी दी है, 35%। ठीक है, बस आगे कुछ भी नहीं बोला। हप्पा ये भी नहीं बोला कि ये यील्ड टू मैच्योरिटी से करना है। एग्जाम में तो बोलेगा, क्यों नहीं बोला, क्योंकि टॉपिक ही वो चल रहा है, तो इसमें बोलना जरूरी नहीं समझा। लेकिन एग्जाम में बोलेगा वो कि कैलकुलेट केडी बाय यील्ड टू मैच्योरिटी और कैलकुलेट केडी बाय अप्रॉक्सीमेशन, ये दोनों से होगा। हम प्रैक्टिस के लिए दोनों से ही करेंगे। अब इसकी बुक में मत देखना, इसको तो 2 रेट भी पता है, इनफैक्ट इसको तो IRR भी पता है, तो हो सकता है ये तो सीधी IRR भी ले लेगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता है। अब बुक में मत देखना, 2 मिनट इधर देखो सामने, प्लीज प्लीज। चलो इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले मैं लगा रहा हूं अप्रॉक्सीमेशन। कमाल की बात है, इसको नाम अप्रॉक्सीमेशन दिया है, जबकि ये ज़्यादा सटीक है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम तुक्के में 2 रेट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं फलाना ढिमकड़ा। इसमें तो जो कॉस्ट है उसी को कॉस्ट मान रहा हूँ, ब्याज दूंगा वो कॉस्ट है, 10 साल बाद पैसे वापस दूंगा, ज़्यादा दूंगा तो वो कॉस्ट है। इसमें कुछ भी अप्रॉक्स जैसा कुछ कर नहीं रहे हम लोग, बिल्कुल परफेक्ट है ये। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे हम लोग केडी निकालेंगे। केडी निकालेंगे बच्चों। इंटरेस्ट की रेट 10% है, 100 रुपये का 10% इंटरेस्ट 10, 1 माइनस टैक्स 35% है, प्लस आरवी माइनस एनपी क्या होगी आरवी। आरवी मैंने बोल दिया 100 ही रहेगा, और नेट प्रोसीड 80 है, नंबर ऑफ ईयर 5 है, अपॉन ये फिर 100 है, ये 80 है और डिवाइड बाय 2 है, इनटू 100 है। इससे एक रेट आ जाएगी। नीचे का सॉल्व करोगे 180 डिवाइड बाय 2 90, ये 20 में 20 को 5 से करोगे 4 रुपये, और ये 6.5 रुपये, तो 6.5 और 4 ऊपर आएगा 10.5 और नीचे आएगा 90 और इंटू 100 कितनी आएगी 11.67। ये किससे आई बच्चों अप्रॉक्स। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब इसको करेंगे किससे IRR से, ठीक है। हाँ बेटा अब इधर देखो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इधर देखो 2 मिनट। पहले कंपनी के लिए कैश इनफ्लो होगा 80 रुपये। तो कंपनी को 80 रुपये तो मिलेंगे। इनफ्लो कितना होगा 80 रुपये। अब कंपनी के लिए आउटफ्लो होगा 10 रुपये ब्याज के, लेकिन 10 में 35% तो टैक्स बेनिफिट है, तो मैं 6.5 ही मानूँ। जब इस मेथड में मैं 6.5 कॉस्ट मान रहा हूँ, तो इसमें 6.5 क्यों ना मानूँ। 10 रुपये अगर मैं ब्याज दूंगा तो 35% तो मेरा टैक्स बच जाएगा ना, तो मेरी जेब से तो 6.5 ही जाएगा। तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना होगा बराबर, सुनते जाना जो बोल रहा हूँ, 6.5 फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। बट अभी एक सिद्धार्थ ने चीज पूछी थी, 5 साल बाद मैं तुम्हें 100 रुपये भी तो वापस दूंगा, तो क्या वो आउटफ्लो नहीं है मेरा। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद मेरा आउटफ्लो कितना होगा, उसको कंसीडर नहीं करूंगा क्या, उसको ही कंसीडर करूंगा। तो यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं, किसकी, कैश आउटफ्लो की, क्योंकि ईयर चेंज हर साल चेंज हो रहे हैं, हर साल मतलब 5वें साल में चेंज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, 6.5 6.5 6.5 6.5 और 106 कितने हो जाएंगे। हर साल तुम्हें कितना ब्याज दूंगा 6.5 6.5 6.5 6.5, 5वें साल में ब्याज भी दूंगा और तुम्हारा फेस वैल्यू भी रिटर्न करूंगा। ब्याज भी दूंगा और तुम्हारा फेस वैल्यू भी रिटर्न करूंगा, नहीं करूंगा। ये मेरा आउटफ्लो है। अब बच्चों ऐसी रेट जिससे इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके बराबर आ जाए, इनफ्लो के, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर आना चाहिए। इनफ्लो कितना है, मुझे तुमने कितने दिए हैं 80 रुपये, मैं तुम्हें कितने दूंगा 6.5 6.5 6.5 6.5 106.5। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं। पहले तो इनफ्लो आउटफ्लो ढंग से लिखने पड़ेंगे ना। अब रेट लेनी है 2 रेट, तुक्के में पहली रेट तो हम 10 ही ले लेते हैं, और वैसे भी अप्रॉक्सीमेशन से 11.5 आया है ना, तो उससे भी इसके आसपास ही आएगा। तो और ज़्यादा बेहतर हो तो 11 और 12 ले लो, शायद उसके पीछे ही पहुंच जाओ तुम। या ले लो 10 ले लो, पहले 10 लो। अब 10 लूँगा तो मुझे पता नहीं है 10 सही है गलत है, तो पहले 10 के लिए रफ कैलकुलेशन करूँगा। क्या करूँगा, रफ कैलकुलेशन। रोज़ तरीका बताता हूँ, इसका तरीका याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले इनकी रफ कैलकुलेशन करेंगे। 1/1 प्लस रेट कितनी है 10%, तो 1/1.1 क्या 1 डिवाइड बाय 1 तो आपका आएगा 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621। इनको मल्टीप्लाई करोगे 6.5 6.5 106 मल्टीप्लाई कर देना। इनको आपको मल्टीप्लाई करके GT दबा देना। दीपक मेरे लाल करना, हाँ अभी से थक गया तू। अबे मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा लिख के, तुम तो टोटल बताओ, सेकंड थर्ड क्या करेगा। अभी पता नहीं है रेट सही है नहीं है। 86.75 आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, 2-3 सूत्रों। फुल मजे लिया करो, है ना। 86 तूने निकाला है चारुल आहूजा। बहुत बढ़िया बेटा, 3 ही नंबर आएंगे तेरे।
86.73। अब इधर देखो विधि, एक ऐसी रेट मिल गई जिससे ये हाईएस्ट आ गया, 80 से ज़्यादा है ना। अब एक ऐसी रेट चाहिए जिससे लोएस्ट आए, क्या करूँ? रेट बढ़ाएंगे तो इनफ्लो। अच्छा मेरी बात सुनो पहले, 86 से काम चल जाएगा ना मेरा, 86 80 कम ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगे रुपीज़ में। किस में आ जाएंगे? रुपीज़ में। ठीक है, अब चाहिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 12 ले लूँ, 12, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू लूंगा किस में? रुपीज़ में। एक 12% का बताओ मुझे, और ये आया 86.375, मल्टीप्लाई करके कितना आया? 86। हाँ 12% का 0.892, 797, 711, 6356। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ उनका आएगा टोटल, मुझे बस टोटल बता देना। 80 से कम आना चाहिए, नहीं तो पिक्चर बन गई 80.113। गलत, तो गलत पिक्चर बन गई। आपका कितना आया? 80.113। अच्छा आप मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, 2 मिनट। एक इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा 10% से भी 80 से ज्यादा आया, 12 से भी 80 से ज्यादा आया, तो अब 10 भूल जाओ, क्योंकि 12 ज्यादा नजदीक है। क्योंकि 10 में तो 86 आ रहा था, यहां तो 80 आ रहा है, और मेरे हिसाब से तो 12 ही आपके IRR आ रहे, क्योंकि 11 पैसे का तो फर्क है। 80.11 और 80, अब कोई इतना कितना नजदीक लाऊंगा, फिर भी हम 12 और 13 लेंगे, तो 12 और 13 के बीच में कुछ रेट आएगी 12.05, वो हमारा आंसर होगा। मतलब इतनी कुछ आएगी 05, 06, 07, क्योंकि 12 से मैं कितना नजदीक आ गया। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और IRR में पहली रेट तुम्हें ऐसी मिल गई जिससे इनफ्लो आउटफ्लो बराबर आ रहा था, तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व, फिर वो LR वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। आ तो गई, जैसे अगर मान लो इससे आ जाती 79.99999, तो बस 80 आ गया, आंसर है। तो लिख के आओ IRR इज 12%, यील्ड टू मैच्योरिटी इज 12%। ऐसा भी हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो, ठीक है, बस चांसेस बहुत कम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पहले तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट बात बोली। पहली बात सुनो, अगर 12% से भी आंसर 80 से ज्यादा आया, 10 से भी ज्यादा आया, तो अब 10 को भूल जाओ। अब हमारी लोएस्ट रेट क्या है? 12 है। अब हाईएस्ट रेट हम 13 लेंगे, और 12 और 13 के बीच में हमारा आंसर होगा। 13 से भी कर लो एक बार, 73 बुक में से देख के बता रहा है क्या तू? 73 पॉइंट बता रहा है बालक का, एक दूसरे बालक का 77 आ रहा है। हाँ तो तू भाई जल्दी मत करा कर। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 13%, पहले फैक्टर बताओ। 884, 783, 693, 613, 542 और हो गया ना 5, 6.5, 6.5, 106। मल्टीप्लाई कर लो इनको, और मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो कितना है। 70.13। भाई तू चेक कर वापस, 77 ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगाऊं? अब मेरी बात सुन लो वापस से, इसको भूल जाओ। अब ये 10% वाला तो इसको हटा रहा हूं मैं, क्योंकि इससे भी क्या आ रहा था? प्लस में, और इससे भी क्या आ रहा है? प्लस में, लेकिन वो ज़्यादा नज़दीक है तो वो लेंगे। ठीक है बच्चों, अब लोएस्ट रेट 12 प्लस P1 माइनस P0। P1 था मेरा लोएस्ट रेट से 80.113 माइनस P0 80, फिर इधर 80.113 माइनस 77.13 इंटू 13 माइनस 12। रोज लगाते हैं फॉर्मूला,
ठीक है। ये KD आ रही है मेरी, क्या आ रही है? IRR मत लिख देना, या KD लिखना। IRR एक प्रोसेस है बहुत वाइडर, KD में काम आ रहा है, और इस इधर नाम दिया गया है इसको यील्ड टू मैच्योरिटी। हाँ KD 12 मुझे पता था इतनी आएगी, क्योंकि 12 से हम नज़दीक तो पहुंच ही गए थे। भाई की कितनी आ रही है देख लो एक बार। भाई की आ रही है 12.21, और भाई ने क्या रेट ली है? 10 और 15। 10 के बाद कितनी ले ली सीधी इन्होंने? 15। ये डिफरेंसेस चलेंगे। अभी तो सोचो तुम इतने बच्चे हो, तुम्हारी जब कॉपी आएंगी ना तो तुमने जने क्या क्या रेटें ली होंगी। हालत ख़राब हो जाती है IRR के क्वेश्चन चेक करने में, इंस्टीट्यूट की क्या हालत होती होगी। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा 2 अलग रेट लेगा। हालांकि देखो काफ़ी हद तक तो अंदाज़ा सेम ही बैठता है। अब ये ऐसे 12.03 वाले को भी फुल मार्क्स है और 12.21 को भी फुल मार्क्स है। अब किसी की 15 आई है तो उसको कैसे मिलेंगे? वो तो गलत ही है फिर। अब मैंने आपको चेक करना बताया है, अगर हमारी सही होगी तो हमारे से सही आएगा, उनकी सही होगी तो उनसे सही आएगा। चेक भी कर लो, 1 डिवाइड बाय 1.1203 करके कर लो चेक। प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ @12.03 से। फैक्टर बताओ पहले। 892 796 711 634 566। इनको मल्टीप्लाई करके, इनको करना इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 80.08। 8 पैसे का फ़र्क है बस। 11 पैसे का तो पहले ही आ रहा था 12% लेने पे। अब इसकी 12.21 से करो, इसकी 12.21 है ना, 12.21 से करो। तो अगर मैं 12.21 लूँ तो कितना आएगा? 0.892 ही आएगा। बोलो चलो आगे। 794 707 हाँ 630। क्या कर रहा हूँ चारुल? चेक कर रहा हूँ बेटा, चेक चेक। ठीक है, इसके बाद 52 48 पैसा कम आ रहा है और हमारा 8 पैसा ज़्यादा आ रहा है। हमारा ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होगा। क्लियर है बच्चों? काफ़ी क्वेश्चन अपन इसके कर चुके हैं। आगे देखो, चलो कल देखेंगे बाकी। इसके 2 एक क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद इसका एक अगला मेथड है KP, वो स्टार्ट करेंगे कल। बंद कर दो भाई।